मार्केटिंग दुनिया में जितनी इज्जत मार्केटिंग मिक्स की है, अगर आप उसको समझते हैं तो आप 90% ऑफ द मार्केटिंग समझ लेते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर फारूक, मैंने 12 साल कॉर्पोरेट कंपनीज में मार्केटिंग डोमेन में सर्व किया है और मैंने एक मार्केटिंग प्रोफेसर के तौर पर प्रोफेशनल्स को पढ़ाया है, बिजनेस ओनर्स को पढ़ाया है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट है क्या? हम ये देखेंगे जीटीएम स्ट्रेटजी क्या होती है और साथ में हम अप्लाई करेंगे 4 पीस 4 सीज़ को स्टार्टअप्स में। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं या मार्केटिंग के बिज़नेस के स्टूडेंट हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट वीडियो आपने आज तक देखा, क्योंकि आपके कंसेप्ट इतने क्लियर होने वाले हैं कि दोबारा आप सारी ज़िंदगी उन कंसेप्ट को यूज़ करते रहेंगे। सो सबसे पहली चीज़ होती है मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? जैसे नाम से ज़ाहिर है कि मिक्स यानी इसमें मुख्तलिफ जो है ना मार्केटिंग के वेरिएबल्स हैं जो कस्टमर पे इम्पैक्ट करते हैं, वो इसमें शामिल है। तो मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स यूज्ड टू इन्फ्लुएंस कस्टमर्स। ठीक है ना? कस्टमर की जो राय होती है उसकी बहुत सी चीजें कंट्रोल करती हैं, पॉलिटिकल वेज भी कंट्रोल करती हैं। उसके पेरेंट्स, वो उसके टीचर्स, उसकी सोसाइटी, सारे लोग। सो हमने यहाँ पे कौन से वेरिएबल रखे हैं जो कंट्रोलेबल हैं? देखिए, मैं इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता कि पॉलिटिकली क्या होगा, मैं इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता मेरा सप्लायर क्या करेगा, मैं इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में यंग लोग कितने हो, तो उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इन चीजों से मार्केटिंग पे फर्क तो पड़ता है, लेकिन हमने मार्केटिंग मिक्स में सिर्फ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं। जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, वो लोग हैं, वो यही गलती करते हैं। वो समझते हैं मार्केटिंग मिक्स 100% फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। नहीं भाई, 100% को नहीं कर रहा। इसलिए आप कहते हो ना कि हमने तो सारी मार्केटिंग की है, फिर क्यों नहीं हो रहा? भाई इसलिए नहीं हो रहा, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो मार्केटिंग मिक्स में हम कंट्रोलेबल वेरिएबल्स लेते हैं जो कस्टमर पे इन्फ्लुएंस करते हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग बहुत मशहूर है। पहली चीज, प्रोडक्ट, क्या आप बेच रहे हैं। दूसरा, कितने रुपए में बेच रहे हैं, उतने में बेच रहे हैं जितने में कस्टमर चाह रहा है। तीसरा, कहाँ बेच रहे हैं। चौथा, प्रमोशन करें, कितने लोगों को पता है कि आप बेच रहे हैं। अच्छा, अब जो मार्केटिंग है वो प्रोडक्ट से ही शुरू होती है, वो फिर प्राइस प्राइस प्रमोशन हर चीज वैल्यू एडिशन करती है इसमें। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है? एक तो आपका कोर प्रोडक्ट हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप गूगल है, अब गूगल का एक तो फोन बनाता है, जीमेल बनाता है, क्रोम बनाता है। मेन प्रोडक्ट क्या है उनका? ठीक है। दूसरा, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होता है उनका। और तीसरा चीज होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में हम ये तीन चीजें करते हैं। तो मैंने अक्सर स्ट्रेटजी में लोगों को ये समझाया हुआ है कि देखिए, जो बड़ी कंपनीज है, मैंने उन पे मल्टीनेशनल्स में काम किया है, मैं ये देखता हूँ कि जब भी कोई स्टार्टअप डिसरप्ट करता है किसी भी कंपनी को, डिसरप्ट करने का मतलब बिल्कुल उसको उलट पुलट कर देता है, नई कंपनी आ जाती है, जैसे उबर आई है, जैसे अमेजोन आया है, तो जैसी पेनी वॉलमार्ट को बड़ा धचका लगा है। उसकी वजह ये है कि जैसी पेनी वॉलमार्ट को पता आइडिया नहीं था हमारा कोर प्रोडक्ट क्या है। जो अमेज़न है, उसका जो कोर प्रोडक्ट था, वो उसकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उसकी प्लेटफ़ॉर्म है। उसको पता था कि मेरा ये प्लेटफ़ॉर्म है, तो वो कामयाब हो गया। अब एप्पल है, उनको पता है कि जी हमारा कोर प्रोडक्ट एप्पल फ़ोन है, तो हम उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। फिर उसके साथ वाले आपके और प्रोडक्ट हो सकते हैं। फिर हर प्रोडक्ट की एक लाइफ़ साइकिल है, जो कि लोगों को समझ नहीं है। यानी एक प्रोडक्ट है आपका स्टार्ट हुआ, उसका ग्रोथ आया, पीक पे आया, टेक्नोलॉजी तब्दील हुई, लेकिन एट द सेम टाइम आपने क्या करना होता है कि जो आपका प्रोडक्ट चल रहा है उससे पैसे कमाने हैं, लेकिन एक और प्रोडक्ट आपने ऑगमेंट करना है, सोचना है उसके बारे में कि यार हमने ये बनाना है, उसके लिए आपने R&D देनी है। इस पे एक मेरी पूरी किताब है, अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल पे जाएँ। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंपनीज़ ने कब फैसला करना है कि यार इस प्रोडक्ट को हमने जाने देना है, अब हमने नया प्रोडक्ट यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी अपडेट होगी। टेलीकॉम कंपनीज आप देखें ना, बिलियन डॉलर कमाती हैं, लेकिन उनसे गलती बहुत बड़ी हो गई। क्या हुआ? उन्होंने मैसेजिंग सर्विस को छोड़ के व्हाट्सएप जैसी ऐप नहीं बनाई, जिसकी वजह से व्हाट्सएप उनका कॉल का रेवेन्यू खा गया, 481 बिलियन का नुकसान कर गया। कंपनीज को पता नहीं चलता कि ये चीज बिक रही है, अब नई चीज की जरूरत तो है लेकिन पुरानी भी बिक रही है, तो आपने कहीं ना कहीं नई चीज इंट्रोड्यूस करनी है, ताकि जब कस्टमर का जो ही पैटर्न तब्दील हो, तो आपका प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए, तो आपका प्रोडक्ट, आपकी दुकान ही ना खत्म हो जाए, क्योंकि आपने नए प्रोडक्ट के तौर पर खुद को लिया नहीं। नोकिया बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन कहीं की नहीं रही जब उन्होंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को नहीं समझा, खुद को अपग्रेड नहीं किया। तो ये चीजें सब कंपनीज के लिए जरूरी होती हैं समझनी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है कि आप कास्ट बेस्ड प्राइसिंग कर सकते हैं कि मेरा इतना खर्चा है, मैं इतना प्रॉफिट लूंगा। दूसरा, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग आप कर सकते हैं। आप कहो कि यार मैं बहुत वैल्यू डिलीवर कर रहा हूँ, तो मेरा तो ब्रांड है वो बड़े लोगों के लिए, तो मैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करता हूँ। कंपेटिटिव प्राइसिंग ये होती है, आप अपने जो है ना कंपटीशन के हिसाब से प्राइसिंग करते हैं, मार्केट में कितनी है थोड़ा बहुत आपने कम कर दिया, तो ये आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है।
नॉर्मली हम मैं जब प्राइसिंग बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि यार अगर फर्ज करो आपने करोड़ रुपया कमाना है तो अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप एक चीज बनाओ करोड़ रुपए की और एक कस्टमर को बेचो तो आपने करोड़ रुपए कमा लिए। दूसरा ये है कि आप करोड़ प्रोडक्ट्स बनाएं और करोड़ कस्टमर को बेचें। एक एक कस्टमर को एक रुपए की चीज बेचनी है, ये आपके ऊपर है। अब ये जो डिसीजन है ना प्राइसिंग की, ये सिर्फ आपकी प्राइसिंग पे इम्पैक्ट नहीं करती, बल्कि ये आपकी पूरी मार्केटिंग, पूरी आपके स्ट्रक्चर को, आपकी पोजीशनिंग को, हर चीज को करती है। अगर आप 1 करोड़ चीजें 1 करोड़ रुपए में बनाएंगे तो आप इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। अब बहुत बड़ी टीम चाहिए होगी, मार्जिन थोड़ा-थोड़ा होगा। 1 करोड़ रुपए की प्रोडक्ट एक कस्टमर को दे रहे हैं, तो उतना आपने अपना वैल्यू भी बनाना होगा कि आप उस बंदे के पास जाओ और वो आपको 1 करोड़ रुपया दे। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी ये होती है कि आप डायरेक्ट चैनल्स में जा सकते हैं, आप इनडायरेक्ट चैनल्स में, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। प्लेस मतलब आपने कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे अपनी चीज बेचनी है। कस्टमर को डायरेक्टली बेच सकते हैं, बीच में मिडिल मैन ला सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप बेच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम प्रमोशन स्ट्रेटजी में बात करें, इसमें एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें आप टीवी पे ड्यूरिंग द मैच शो करते हैं। इसमें आपकी सेल्स प्रमोशन हो सकती हैं, फिजिकल भी हो सकती हैं, ऑनलाइन भी हो सकती हैं। इसमें आपकी पब्लिक रिलेशंस, सीएसआर भी प्रमोशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जहां कंपनी खर्च करती है और खर्च इसलिए करती है कि उसकी प्रमोशन हो जाए। उसके बाद 7 पीज ऑफ मार्केटिंग, आजकल लोग थोड़ा सा कहते हैं कि जी 7 पीज होते हैं, 4 पीज नहीं होते। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसमें फिर पीपल जो है ना, ये बहुत जरूरी है, लोगों का लाना, ये मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज है। फिर जो प्रोसेस है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि यार प्रोसेस तो हम प्रोडक्ट बनाते भी करते हैं, प्राइसिंग में भी प्रोसेस होता है, प्लेस में भी प्रोसेस होता है, प्रमोशन में प्रोसेस होता है, लेकिन 7 पीस भी लोग कहते हैं। फिजिकल एविडेंस का मतलब ये है कि 7 पीस में कि उस प्रोडक्ट की कोई फिजिकल एविडेंस होनी चाहिए, कि आपने फिजिकल एविडेंस भी, आप जहां पे आपकी जाती है वो आपकी प्रमोशन कर रही होती है। गूगल का फोन सिर्फ ये नहीं है कि गूगल कहाँ पे अपनी कंपनी लगाए, अपनी कहाँ पे स्टोर लगाए, बल्कि उसके पीछे जो लोगो उसके मोबाइल में लगा हुआ है, ये भी जगह में, उस जगह जगह उसकी फिजिकल एविडेंस है। तो ये 7 चीजें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, भी 7 पीस ऑफ मार्केटिंग में आ जाते हैं। स्टार्टअप्स के लिए क्यों मैटर करते हैं? स्टार्टअप्स के लिए इसलिए मैटर करते हैं, सर्विस डोमिनेंट इकोनॉमी, आजकल लोग सर्विस पे फोकस कर रहे हैं। जो हत्ता के जो टॉप क्लास प्रोडक्ट बनाते थे ना, वो भी पोस्ट परचेज लोगों को दे रहे हैं चीजें। कस्टमर एक्सपीरियंस टॉप फोकस बन गया है। पूरी दुनिया में बड़ी कंपनियों में चीफ कस्टमर एक्सपीरियंस ही सीईओ बन रहा है, क्योंकि वो कस्टमर को समझता है और कस्टमर की बात को रेज करता है। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी का है, जीटीएम स्ट्रेटजी। ये मस्ट अंडरस्टैंड है स्टार्टअप के लोगों के लिए, क्योंकि कब प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, ये बहुत जरूरी है। तो जो जीटीएम जो है ना, वो है अ प्लान टू लॉन्च अ प्रोडक्ट टू रीच द कस्टमर्स। कंपोनेंट्स ऑफ जीटीएम क्या होते हैं? टारगेट मार्केट देखना है, वैल्यू प्रोपोजिशन देखना है, चैनल देखना है, प्राइसिंग देखना है। अब क्योंकि मैं इन चीजों इसलिए कह रहा हूँ कि हम समझ चुके हैं, हमने प्राइसिंग का भी लेक्चर पढ़ा, वैल्यू प्रोपोजिशन का भी पढ़ा, टारगेट का भी पढ़ा, चैनल्स का भी पढ़ा। अब हमने ये कंपोनेंट सारे जब डिसाइड करेंगे तो हम गो टू मार्केट स्ट्रेटजी पे ऑप्ट करते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी वर्सेस गो टू स्ट्रेटजी का मैंने पिक्चर दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, स्टॉप करके। कस्टमर एक्विजिशन चैनल्स क्या हो सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग, पार्टनरशिप्स, डायरेक्ट सेल, जब भी आप उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करें। सेल फनल्स हैं जो आपने देखने हैं, पहले आपने अवेयरनेस लोगों में बढ़ानी है, फिर उनका इंटरेस्ट पैदा होता है, फिर डिजायर होता है, फिर एक्शन लेते हैं वो, और जब एक्शन लें ऑब्वियसली आपकी सेल होती है, इससे आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है। मार्केटिंग बजट स्टार्टअप्स के लिए बहुत जरूरी है। आपने लो कॉस्ट मार्केटिंग करनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। यानी कभी भी आपने एवे पैसे नहीं भेजने। पाकिस्तान में एक कंपनी थी जिसका नाम था एयरलिफ्ट, बहुत ज्यादा मार्केटिंग पे, कूपन्स पे, डिस्काउंट पे खर्चा किया, जिसकी वजह से उनकी कंपनी बंद हो गई। तो स्टार्टअप्स को लो मार्केटिंग कास्ट पे जाना चाहिए, आरओआई पे फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में जीटीएम में आपने क्या करना है? मोबाइल फर्स्ट यूजर्स को एक्सेस करना है। कोई भी स्टार्टअप फाउंडर है वो इजीली जो है ना, मोबाइल के जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उन तक पहुंचेगा, इजीली जो है ना वो अपना काम करवा सकता है। प्राइस सेंसिटिविटी का आपने ख्याल रखना है। लोग जो है ना, ऐसी प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हैं जो सस्ती है, रातों रात आपकी बिकेगी पहले की भी, लेकिन इसमें क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करना। ये ना हो कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से भी लो क्वालिटी की चीज दे रहे हो। तो अगर हम फूड पांडा की जो स्ट्रेटजी है वो देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि फूड पांडा क्या करता है, उसका बिजनेस मॉडल है कि जी ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स होते हैं, इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं, इफेक्टिव पेमेंट गेटवे है, फास्ट डिलीवरी है, और राइट राइट लाइव ट्रैकिंग होती है इसमें। तो ये बेनिफिट है फूड पांडा वाले में।
कॉमन मार्केटिंग मिस्टेक्स लोग करते हैं, कस्टमर फीडबैक को इग्नोर करते हैं, ओवर प्राइसिंग करते हैं, ये आपने कभी नहीं करनी। कस्टमर फीडबैक हमेशा सुननी है, प्राइसिंग चाहे आप कोई भी स्ट्रेटजी करें, ओवर प्राइसिंग ना करें। यानी अगर कंपनीज़ कहती हैं सारे जो है ना पैसे एकदम निकाल लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपने अगर प्राइस हाई करनी है, तो प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको देना पड़ेगा। जो भी लोगों ने हाई प्राइस रखा हुआ है, वो टेक्नोलॉजी में, आर-एंड-डी में बहुत खर्चा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल आपको समझ आ रहा हो, तो एप्पल ने जो चीज़ इन्वेंट की है, वो टॉप ऑफ द टॉप थी। यानी वो लोग मानते हैं, इस वजह से लोग उस पे करते हैं। तो ओवर प्राइसिंग नहीं है, बल्कि वो अपने उस क्वालिटी की प्राइस दे रहे हैं। अगर आपने इस तरह की क्वालिटी की प्रोडक्ट बना दी, तो आप प्राइसिंग भी डिमांड कर सकते हैं, उसमें फिर कोई मसला नहीं है। समरी क्या है कि मार्केटिंग मिक्स प्लस जीटीएम ड्राइव द मार्केट सक्सेस। और ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और सोचना है इसके बारे में कि हाउ वुड यू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है। सो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम वीडियो में डिस्कस करेंगे बिजनेस मॉडल्स एंड रेवेन्यू स्ट्रीम्स को। थैंक यू।